गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो लास्ट वीडियो तक हमने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसीज में कैलकुलेशन ऑफ मीन देखा था फॉर अनग्रुप डेटा विद और विदाउट फ्रीक्वेंसी। बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम जो कैलकुलेट करने वाले हैं मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा विद और विदाउट फ्रीक्वेंसी। मतलब दोनों ही केस में अभी हमारा जो डेटा है वो अनग्रुप्ड ही है, डेटा में हमने कोई चेंज नहीं किया है। अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी एंड विदाउट फ्रीक्वेंसी ही डील करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो तक कैलकुलेशन ऑफ मीन थी और इस वीडियो में मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। सो एग्जांपल है मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। अगेन सेम एग्जांपल जो कि हमने मीन में लिया था। मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स अनग्रुप्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं और विदाउट फ्रीक्वेंसी क्यों है आपको पता है। ये 11, 12, 13, 14 एंड 15 एक डेटा सेट है कैपिटल एक्स जिसमें मार्क्स मैंने रखा हूँ 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो इनका मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहली मीडियन के लिए फर्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट इज, जो सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है मीडियन के लिए वो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। किसी भी नंबर का असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना। जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर तो पहली इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। उसके बाद फिर हम देखें अगर डेटा ऑड है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। फर्स्ट थिंग इज असेंडिंग ऑर्डर, सेकंड थिंग इज ऑड और इवन टर्म्स, ऑड और इवन टर्म ये आइडेंटिफाई करना। ऑड और इवन टर्म सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, फिर ये फाइंड करना कि इस डेटा में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इवन है ऑड है। ओके, तो इस पर्टिकुलर सेट ऑफ एग्जांपल में क्या है, हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि 5 है। तो एक बार डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए उसके बाद हम मिड वैल्यू जो मिड टर्म होता है उसे निकालते हैं। तो इस डेटा में टोटल 5 टर्म्स हैं, तो मिड टर्म्स कौन सी हुई, सिंपली यहां से देख के हम जान सकते हैं अगर 2 इधर लेफ्ट करें हम एंड 2 टर्म्स इधर लेफ्ट कर दें तो मिड जो टर्म होगी वो है 13। तो मिड टर्म कौन है, 13। तो 13 हो गया इसका मीडियन। और कौन सी टर्म पे लाई कर रहा है, ये थर्ड टर्म पे लाई कर रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग। वैसे 11, 12, 13, 14 और 15 ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। तो यहाँ से थर्ड टर्म है वो 13 है और 13 इसका मीडियन है। कैन से फॉर दिस पर्टिकुलर ऑड डेटा 13 वो मिड टर्म है। और मिड टर्म में क्या है, तो हाँ मिड टर्म वैल्यू को ही हम मीडियन बोलते हैं। अगर इस एग्जाम्पल को थोड़ा जनरलाइज करें, अगर हम इस एग्जाम्पल को जनरलाइज वे में लें तो क्या होगा, इफ यू जनरलाइज दिस एग्जाम्पल तो हम एक डेटा सेट है एक्स, डेटा सेट कैपिटल एक्स है जिसमें n एलिमेंट्स हैं। इस डेटा सेट कैपिटल एक्स में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, x1, x2, x3 एंड xn। तो इस तरह से अगर ये n सेट ऑफ एलिमेंट्स है तो इसमें हो क्या रहा है कि हम सबसे पहले ये मान रहे हैं, मान रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है किसकी क्या वैल्यू है, तो हम मान के चलेंगे सबसे पहले कि ये असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। क्योंकि ये जो है प्राइमरी और इम्पोर्टेंट थिंग है मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। हम मानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में है ये डेटा। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा तो सेकंड थिंग हमें चेक करना है कि ये डेटा में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है या इवन है। तो अगर हम मान लें यहाँ पे दो कंडीशन डाल देते हैं कि लेट्स सपोज n इक्वल टू इवन और n इक्वल टू ऑड। तो यहाँ पे हम दो कंडीशंस डाल देते हैं। अगर n हमारा ऑड हुआ, अगर n हमारा ऑड हुआ एंड सेकंड कंडीशन इज अगर n इवन हुआ, सेकंड कंडीशन इज n अगर इवन हुआ। n ऑड होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मिड टर्म फाइंड करना इजी है, तो इजीली वी कैन कैलकुलेट मिड टर्म। तो यहाँ से मिड टर्म में फाइंड करना इजी है, बट यहाँ पे मिड टर्म फाइंड करना इजी नहीं। यहाँ पे मिड टर्म कैसे कैलकुलेट करना, क्योंकि यहाँ पे मिड टर्म के लिए नंबर ऑफ ऑड टर्म्स के केस में क्या होता है, ऑड टर्म के केस में मिड दिख जाता है और आधी टर्म्स कुछ इधर छोड़ दो कुछ इधर छोड़ दो और बीच वाली टर्म में दिख जाती है। बट ऑड नहीं है, इवन है, तो दो टर्म्स होंगी जो मिड में होंगी, यानी हाफ टर्म्स इधर छोड़ने और हाफ टर्म्स इधर छोड़ने के बाद बीच में या तो एक भी नहीं बचेगी या फिर दो बचेंगी। जैसे अगर मैं ऑड लिया, सपोज मैं मेरे पास डेटा सेट में 5 वैल्यूज हैं, सपोज मेरे पास डेटा सेट में 5 वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, 5 और सपोज मेरे पास डेटा सेट में 6 वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, 5,
6। अब मैं सिंपली एग्जांपल लेने के लिए 1 to 6 ले लिया हूँ, कोई कंफ्यूजन ऐसा नहीं है कि 6 टर्म में फर्स्ट 6 क्यों ले लिया। हाँ, तो इसमें हमें दिख रहा है भाई मिड टर्म हमारा 3 है, क्योंकि मैंने 2 टर्म इधर छोड़ दी, 2 टर्म इधर छोड़ दी। और इसमें भाई क्या करोगे, इसमें या तो मिड टर्म कुछ नहीं है, खाली बैठे हो, दोनों तरफ आधी आधी छोड़ दो, 1 2 3 एंड 4 5 6। या फिर अगर हम इधर दोनों छोड़ें, 2 इधर छोड़ें, 2 इधर छोड़ें, तो क्या 2 मिड टर्म्स हैं या एक भी मिड टर्म्स नहीं है। तो एक भी मिड टर्म मतलब ये तो लॉजिकल चीज नहीं है। लॉजिकल चीज ये है कि 2 मिड टर्म्स वैल्यू आनी चाहिए, ये जो 3 और 4 है। अब जो 2 मिड वैल्यूज आ गई इस डेटा की आफ्टर अरेंजिंग इनटू असेंडिंग ऑर्डर, तो फिर हम क्या करेंगे मीडियन निकालने के लिए। तो पहले तो हम इनका जो 2 वैल्यूज आ रही हैं मिड में उनका एवरेज फाइंड करेंगे, और जो एवरेज आएगा वही एग्जैक्टली मीडियन होगा। अब एवरेज कैसे करेंगे हम बीच में बता चुका हूँ, सिंपली ऐड नंबर्स एंड डिवाइड बाई एंटिटीज। तो ये हो गया 7/2 यानी 3.5, मतलब 3.5 वैल्यू जो है यही मीडियन हो गया इस पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा के लिए। क्या 1 2 3 4 5 6 के लिए जो मीडियन हुआ वो 3.5 हुआ, एंड 1 2 3 4 5 के लिए जो मीडियन हुआ वो 3 हुआ। तो ठीक है, अब जनरलाइज में अगर हम इसे देखें तो अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो जो मिड टर्म आती है वो कौन सी होती है, जो मिड टर्म आती है वो होती है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म। इस टर्म पे जो वैल्यू होती है उस सेट ऑफ डेटा जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो उसकी इस टर्म पे n प्लस 1/2th टर्म जो है इस पे जो वैल्यू होती है वही मीडियन होता है। बट इस केस में क्या होता है कि अगर n आपकी इवन है तो जो n/2th टर्म है एंड जो n/2th प्लस 1 टर्म, यहाँ पे केयर करने वाली नीड क्या है, केयर करने वाली नीड है कि यहाँ पे n के साथ ऊपरी न्यूमरेटर में 1 ऐड है, और यहाँ पे जो 1 है ये सेपरेटली ऐड है n/2 के साथ, ये ध्यान देना। तो जब ये 2 टर्म्स, ये बीच की 2 टर्म निकले, कौन सी n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म, तो इन दोनों टर्म्स को आने के बाद इनका एवरेज फाइंड करके इन दोनों टर्म्स पे जो वैल्यूज हैं, सपोज डेटा सेट में n/2th नंबर पे यहाँ जो वैल्यूज है वो 3 थी ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया है, और n/2th प्लस 1 पे जो टर्म थी 4 थी। तो इन टर्म्स पे जो वैल्यूज हैं उनका एवरेज ही आपका मीडियन होता है, उसका एवरेज ही आपका मीडियन होता है। और मिड में जो आ रही है वो तो एग्जैक्टली इस पे आने वाली टर्म्स कौन सी थी, इस एग्जांपल में 3, तो वो मीडियन होता है। ओके, तो n/2th एंड n/2 प्लस 1th का एवरेज लेना, ये होता है सिंपली फॉर इवन n, और डायरेक्ट n प्लस 1/2th टर्म फाइंड करना, उसकी वैल्यू बोलना, वही होता है मिड टर्म, एंड दैट वैल्यू इज द मीडियन फॉर दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा जो जिसकी टर्म्स इवन या ऑड है। ठीक है, तो ये हो गया अनग्रुप डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी के लिए ये एनालिसिस हो गया। अगर अब हम कॉन्सेप्ट ले लें विद फ्रीक्वेंसी वाला, अगर अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी वाला एग्जांपल ले लें, वही एग्जांपल जो कि लास्ट वीडियो में था, वो एग्जांपल ये था सिंपली मार्क्स एंड स्टूडेंट्स का था, मार्क्स एंड स्टूडेंट्स। तो मार्क्स और स्टूडेंट्स का जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग 11 12 13 14 एंड 15 मार्क्स वाले 7 स्टूडेंट्स 6 स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स 12 एंड 10 स्टूडेंट्स, ये था ग्रुप डेटा, सॉरी अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमें इसमें देखना क्या है, सबसे पहले हमें इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। अगर मैं इस कॉलम को फ्रीक्वेंसी कॉलम बोलता हूँ, इस कॉलम को एक्स कॉलम बोलता हूँ, तो यहाँ पे एक मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा जिसे हम CF बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये क्या होता है, ये सक्सेसिव एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है। जैसे फर्स्ट टाइम में 7 है तो अब अगले में 7 और 6 को ऐड कर देंगे 13 हो जाएगा, अगले में 13 एंड 5 को ऐड कर देंगे 18 हो जाएगा, 18 एंड 12 30 एंड 30 एंड 10 40। तो या तो हम इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम फाइंड कर लें, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो हो जाएगा इसे हम कैपिटल N बोल दें, सिंपली इसे 40 बोल दें, या इसकी लास्ट टर्म को ऑब्जर्व कर लें, ये लास्ट टर्म भी n होती है कैपिटल वाला, और इन सभी फ्रीक्वेंसीज का समेशन भी कैपिटल N होता है। तो मीडियन की कैलकुलेशन फॉर अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी हमारा फर्स्ट मोटिवेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए n/2 कैलकुलेट करना।
और n/2 इस केस में आ रहा है 40/2 यानी 20। तो ये 20 आ रहा ना, इस 20th वैल्यू इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करेगी, हमें वो देखना है। अब बात समझना, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 का क्या मतलब है। यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 का मतलब है कि स्टूडेंट 1 से लेकर 7th तक, स्टूडेंट फर्स्ट से लेकर 7th तक के मार्क्स जो है वो 11 है। एंड 13 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या इंडिकेट कर रही है कि 8th स्टूडेंट से लेकर 30th स्टूडेंट तक के मार्क्स जो हैं वो 12 हैं। Similarly, 18 cumulative frequency indicates that marks of 14th students to 18th students जो हैं 13 है। इसी तरह से 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इंडिकेट कर रही है कि 90th स्टूडेंट से लेकर 30th स्टूडेंट्स के मार्क्स जो 30 हैं। और सिमिलरली जो 40 यहाँ इंडिकेट कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बॉक्स में, जो कॉलम में जो 40 इंडिकेट ये कर रहा है कि 31st स्टूडेंट से लेकर 40th स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 15 है। तो ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम का मतलब। 7 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंडिकेट्स दैट स्टूडेंट्स नंबर 1 to 7 have the similar marks 11 and cumulative frequency 13 indicates that student number 8th to 13 has the marks 12। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब 14 to 18 स्टूडेंट के मार्क्स मिलते हैं 13। तो हर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू का मतलब ये हुआ कि पिछली वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके आगे के स्टूडेंट से लेकर उस पर्टिकुलर वैल्यू तक के स्टूडेंट्स के मार्क्स ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताती है। तो मुझे क्या चाहिए, n/2 का मतलब। ये पूरा मैं स्टोरी इसलिए बताया कि मेरे n/2 कहाँ लाई कर रहा है, हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जो n/2th टर्म है, जो 20th टर्म है, तो 20th स्टूडेंट कहाँ लाई करेगा, तो 20th स्टूडेंट इस पर्टिकुलर रो में लाई करेगा। 20th स्टूडेंट इस पर्टिकुलर रो में लाई करेगा। किसमें, 20th स्टूडेंट विल लाई इन दिस पर्टिकुलर रो 30 वाले, क्योंकि इसमें 19 से लेकर 30th स्टूडेंट तक है। तो 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, इस तरह से 30th स्टूडेंट तक एसी में लाई कर रहे हैं। तो मीडियन क्या हो गया, अगर एक बार हमें n/2 कहाँ लाई कर रहा है ये कंफर्म हो गया, तो मीडियन सिंपली डेटा वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दैट n/2 टर्म। तो मीडियन हो गया 14, मतलब 14 वो वैल्यू है जो कि n/2 टर्म के लाइक करने वाले से जो करस्पॉन्डिंग पूरे रो को हमने सर्कल किया हुआ है, वहां से जो डेटा वैल्यू 40, तो 14 इज अ मीडियन। ठीक है, पहले मिनट आपको समझ में आ गया। एक डाउट यहाँ एक और आ सकती है। प्रॉब्लम ये कि अगर हमारा n ऑड हो गया, इफ n इज ऑड, इफ n ऑड हो गया, अगर n ऑड हो गया, इन दैट केस हम क्या करेंगे, कैपिटल N अगर ऑड हो गया तो हम n/2 एग्जैक्टली तो निकाल नहीं पाएंगे, बट हाँ n/2 न भी निकाल पाए लेकिन कम से कम हम इसकी मिड जो वैल्यू, एक्चुअली n/2 से हम कैलकुलेट करने की नीड क्या होती है, अगर 40 टोटल स्टूडेंट्स हैं तो n/2 करना मतलब उनकी हाफ पोजीशन में खड़े होना। तो जब स्टूडेंट्स ही ऑड है तो उनकी हाफ पोजीशन में खड़े होने के लिए हम n+1/2 कर लेंगे। तो उनकी मिड वैल्यू यानी मिड वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम n+1/2 कर लेंगे। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारी वो मिड वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, और उस पर्टिकुलर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रेंज में देख लेंगे जहाँ ये लाई कर रही है, और उस पर्टिकुलर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो डेटा वैल्यू होगी, जो मार्क्स की वैल्यू इन दिस केस, वही आपका मीडियन हो जाएगा। ओके, तो आपको आई थिंक मैंने ट्राई किया यहाँ पे कि मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा विद एंड विदाउट फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो आई थिंक इस वीडियो में आपको जो मैंने मीडियन बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर बोथ काइंड ऑफ डेटा, अनग्रुप्ड डेटा विद एंड विदाउट फ्रीक्वेंसी। और अगली वीडियो में मोड को बताऊंगा कि किस तरह से इसी डेटा के लिए, डेटा सेट अभी हमारा चेंज नहीं हो रहा, डेटा सेट क्या है, अनग्रुप्ड डेटा विद एंड विदाउट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो डेटा सेट वही है, इसे हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड मीडियन हो चुकी है। कमिंग वीडियो विल डिस्कस अबाउट द मोड कैलकुलेशन ऑफ दिस डेटा। तो इतना होने के बाद हम फिर अनग्रुप डेटा विद एंड विदाउट फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे इन कमिंग वीडियोस। तो फ्रेंड, तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड
और गिव माय बेस्ट इन दिस वीडियो। सो आपको समझ में आया होगा। जो भी कोई डाउट हो आप मुझे टेलीग्राम में पोस्ट कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।